Hello, my dear students, and welcome to Imavate Academy. My name is Sunando Devnath. So here today I have come up with the last lecture for this chapter sound. छोटा सा lecture है आज का lecture. We will be completing the chapter sound today. थोड़ा सा बचा हुआ है, बहुत ही easy. The first topic that we will be seeing that consequences of the large difference in the speed of sound and the speed of light. तो दो चीजें हैं ना, light और sound. Speed of light, लाइट का जो स्पीड है, एंड दूसरा है स्पीड ऑफ साउंड, साउंड का स्पीड है. ऑब्वियसली हम जानते हैं लाइट का स्पीड बहुत फास्ट होता है साउंड के कंपैरिजन में. इनफैक्ट लाइट इज व्हाट इट्स द फास्टेस्ट थिंग. Okay, so it's the speed in air is, or the speed in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. For light, this is the speed of light in air or vacuum. साउंड तो वैक्यूम में ट्रैवल कर ही नहीं सकता, तो उसकी एयर में जो स्पीड है वो अराउंड 330 मीटर पर सेकेंड होता है. तो देखो, ये एयर में स्पीड ऑफ साउंड है कितना कम, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into the power 8 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. ओके, ये इनफैक्ट वैक्यूम में भी यही सेम स्पीड से जाता है. एयर में थोड़ा सा कम होता है वैक्यूम के स्पीड से, लेकिन इतना कम कि वो जो उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. बेसिकली हम बोलते हैं कि लग सेम ही है, एयर में जो स्पीड है वैक्यूम में भी वही स्पीड है एक्चुअली. All right, so see the difference now. Because of this large difference in the speeds of these two things, we can observe a lot of things in our day-to-day life. One is thunder and lightning. Okay, boards में question, I mean ninth के exams में, final exams में question आते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड. बहुत ही सिंपल है. जब थंडर एंड लाइटनिंग होता है तो यू मस्ट हैव सीन दैट द लाइट इज सीन मच अर्लियर देन द साउंड ऑफ थंडर इज हर्ड. Isn't it? पहले लाइट दिखता है फिर साउंड सुनाई देता है, बिकॉज हालांकि दोनों प्रोड्यूस होता है सेम टाइम पर, दे आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली. But the reason is that light takes almost negligible time in comparison to sound in reaching us from the place of thunder, because the speed of light is much more than the speed of sound. तो इसे हम अपने लैंग्वेज में या फिर इसे हम लिख लेते हैं. बहुत ही इजी चीज है. इन थंडर, लाइट is seen much earlier than the sound of thunder is heard, although they are produced simultaneously. तो ये स्टेटमेंट बेसिकली क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है, एंड दे विल आस्क यू गिव रीजन फॉर इट. तो रीजन ये लिखे, रीजन है, द रीजन is that light takes almost negligible time. मतलब इतना फास्ट है कि वो लगता है कि कोई टाइम ही नहीं लिया आने में. नेग्लिजिबल टाइम इन कंपैरिजन टू साउंड in reaching us from the place of thunder. जहां से ये आवाज निकली, वहां से लाइट और साउंड दोनों एक साथ निकला था, लेकिन पहले आ गया लाइट, बहुत फास्ट ट्रेवल किया, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज मच मोर, कितना वो भी लिख लो, इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 meter per second than the speed of sound. अब ये सेम ही रीजन आगे भी जो हम पॉइंट्स लिखेंगे उनमें चलेगा. सो आई एम नॉट राइटिंग इट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. जब हम एथलेटिक इवेंट होता है फायरिंग का, तो इफ द स्पेक्टेटर मींस द पर्सन सिटिंग इन द ऑडियंस सीट इज वाचिंग इट, तो दूर में जो गन लेके फायरिंग कर रहा है, क्या होता है, ही सीज द फ्लैश. जैसे फायर करेगा ना, यहाँ पे फ्लैश दिखता है, लाइट दिखता है, फ्लैश, द फ्लैश इज सीन, द या फिर स्मोक इज सीन, बट
द साउंड ऑफ इट इज हर्ड अ लिटिल लेटर। तो पहले मुझे फ्लैश, या फिर फ्लैश नहीं दिखा तो स्मोक, धुआं, वो मुझे दिख जाएगा, लेकिन साउंड थोड़ी देर बाद सुनाई देगा। हालांकि द टाइम ऑफ दिस फ्लैश और द स्मोक एंड द एमिशन ऑफ द साउंड इज एग्जैक्टली सेम टाइम पर हुआ, लेकिन उस यू नो ये जो फ्लैश है ये मुझे इंस्टेंटली दिखेगा, लेकिन साउंड को आने में समय लगेगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक ही चीज है, इसमें जो हुआ वो यहां पर भी हुआ, है ना। साउंड को आने में टाइम लग गया, लेकिन वो जो फ्लैश है वो मुझे तुरंत दिख गया। ओके, नंबर थ्री, द स्पेक्टेटर वॉचिंग द क्रिकेट। जब हम क्रिकेट देखते हैं, तो मान लो मैं ऑडियंस सीट पे बैठा हूं, स्टेडियम पर क्रिकेट देख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं। मैंने देखा कि द बॉल हैज हिट द बैट, मैंने वो देखा दैट वेरी इंस्टेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हेन द बॉल केम एंड हिट द बैट, बॉल आया, बैट को हिट किया, मुझे दिखा वो। लेकिन फिर भी मुझे वो जो साउंड उसका, बॉल हिटिंग द बैट, वो मुझे कुछ देर बाद सुनाई दिया। The spectators watching the cricket game in the stadium hear the sound of stroke a little later than the batsman is actually seen making it. So when the ball actually hits the bat, उस इंस्टेंट पर मुझे साउंड सुनाई नहीं देता है, वो तो मुझे दिख गया, बिकॉज द लाइट फ्रॉम द बॉल, द लाइट फ्रॉम द बैट ऑल कमिंग टुवर्ड्स मी, एंड आई कैन सी दैट the ball has hit the bat, the light has come much earlier, but the sound of it comes a little later because of the same reason जो यहाँ पर लिखा हुआ है। The reason is that same reason चलेगा इन दोनों पॉइंट्स के लिए जो मैंने अभी अभी बोल दिया। वेरी वेरी इजी पॉइंट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी जो थोड़ा सा इस चैप्टर का बचा हुआ है बड़ा इजी है, उसमें कुछ है नहीं, पूरा थियोरेटिकल। तीन तरह के वर्ड्स तुम्हें जानना है, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, और होता है सुपरसोनिक। बड़ा इजी। तो ह्यूमन बींग्स, जो साउंड हम सुनते हैं, एक्चुअली वी कैन नॉट हियर ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ओके, द पर्टिकुलर देयर इज अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज व्हिच इज ऑडिबल टू ह्यूमन बींग्स। यानी हम 20 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड से लेकर 20,000 हर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हैं, एंड दिस इज नोन एज ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर ह्यूमन बींग्स। देखो, ह्यूमन के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग होता है। ओके, सो हमें ह्यूमंस, हमारे लिए कौन सा ऑडिबल रेंज है, ये ऑडिबल रेंज है। 20 हर्ट्ज के नीचे वाले फ्रीक्वेंसीज के साउंड वी कैन नॉट हियर। इवन 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाले फ्रीक्वेंसीज, इससे हायर फ्रीक्वेंसीज को ऑल्सो वी कैन नॉट हियर। वी कैन ओनली हियर दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। दिस 20 हर्ट्ज विल बी अ वेरी वेरी फ्लैट साउंड, बहुत ही मोटा सा भारी आवाज होगा, एंड दिस 20,000 हर्ट्ज वुड बी वेरी श्रिल साउंड। श्रिल साउंड मतलब कि एक्चुअली फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड जितना बढ़ेगा वो साउंड उतना श्रिल होता जाएगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड जितना कम होगा वो साउंड उतना मोटा मोटा भारी बनता जाएगा। तो यू कैन इमेजिन दैट 20 हर्ट्ज इज द मिनिमम लिमिट। इसके नीचे का आवाज इतना ज्यादा भारी है दैट वी कैन नॉट इवन हियर इट, एंड 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का साउंड इतना श्रिल है, इतना पतला है, वी कैन नॉट हियर इट। So this particular is the audible range of frequencies for human beings. अच्छा, जो साउंड 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कम वाले फ्रीक्वेंसी के जो साउंड होते हैं, साउंड वेव्स उस फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज, उन्हीं को हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। इसे हम सुन नहीं सकते, वी कैन नॉट हियर द इंफ्रासोनिक साउंड, बट दे एग्जिस्ट इन नेचर। ओके, तुम्हारे आसपास भी अभी बहुत सारे ऐसे साउंड है जो इंफ्रासोनिक है, लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो है एयर में, 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कम वाले फ्रीक्वेंसी। तो इंफ्रासोनिक वो कौन से साउंड है? द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन या बिलो 20 हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक कौन से हो गए? 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जैसे 21,000 हर्ट्ज, 22,000 हर्ट्ज, ऐसा अगर कोई साउंड है वो भी एग्जिस्ट करता है, और तुम्हारे आसपास वैसे साउंड भी कंटिन्यूस हो रहे हैं। वो कहां से एमिट हो रहे हैं? हो सकता है टेक्टोनिक प्लेट्स, जो हमारे अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स है वहां से एमिट हो रहे हैं। बहुत सोर्सेस हैं।
तो वो सारे साउंड्स जिनको हम सुनते तो नहीं है, सुन सकते भी नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं वैसे साउंड, तो दीज आर नोन एज inaudible sound. So both infrasonic and ultrasonic are inaudible to human ears. The sound of frequencies above या फिर greater than 20,000 hertz. 20,000 hertz को हम लिख सकते हैं 20 kilohertz, है ना? 20,000 hertz is 20 kilohertz. Supersonic is not related to frequency. Supersonic is also a term which is often confused with ultrasonic. Supersonic क्या होता है? These are the objects, नॉट साउंड. सुपरसोनिक, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को मैं बोल सकता हूँ सुपरसोनिक प्लेन है, या प्लेन एरोप्लेन सुपरसोनिक, तो ये वैसे ऑब्जेक्ट है जिनका स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से ज्यादा होता है. मान लो वी हैव सच अ प्लेन, अ जेट प्लेन or a fighter plane whose speed is more than 330 मीटर पर सेकेंड. यानी 330 मीटर पर सेकेंड तो हो गया साउंड का स्पीड इन एयर. इस स्पीड से ज्यादा अगर कोई ऑब्जेक्ट इस स्पीड से मूव कर रहा है, इससे ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि वो सुपरसोनिक है. सिंपल है. तो सुपरसोनिक क्या होता है, लिख लो. सुपरसोनिक इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स, ये साउंड नहीं है, लेकिन अल्ट्रासोनिक एक साउंड है जिसका फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है. इंफ्रासोनिक एक साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है. लेकिन सुपरसोनिक साउंड नहीं है. सुपरसोनिक एक ऑब्जेक्ट है whose speed या फिर which travels with a speed greater than the speed of sound in air, that is 330 meter per second. ग्रेटर देन 330 मीटर पर सेकेंड. सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं. लिखना फाइटर प्लेन्स, कॉनकॉर्ड जेट प्लेन्स, ये हो गया एग्जांपल्स. सिंपल. नाउ यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक. अल्ट्रासोनिक को हम बहुत जगह यूज करते हैं. ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड है, भले हम उसे सुन नहीं सकते हैं, लेकिन इनका यूज, इनका एप्लीकेशंस बहुत जगह पर है, बहुत जगहों पर है. ऐसे एनिमल्स, कई एनिमल्स इसे यूज करते हैं, जैसे बैट्स यूज करते हैं. बैट्स, चमगादड़, किसी ने चमगादड़ खा लिया कहीं और कोरोना फैल गया. वही चमगादड़ जो अपना रास्ते को ट्रैवल करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करता है. एंड क्या करता है, द चमगादड़, द बैट विल एमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स, और ये वेव्स अगर सामने ऑब्स्टेकल है तो वहां से ये रिफ्लेक्ट टकराएगा, रिफ्लेक्ट करके उसके पास आएगा. एंड द बैट विल बी एबल टू मेक आउट, ओके, इतने डिस्टेंस पर, क्योंकि उसे वो टाइम से वो एक ऑटोमेटिक एक रियलाइजेशन उसे होता है, वो दैट इज नेचर प्रोवाइडेड, कि अच्छा इतने एमिशन के इतने टाइम बाद ये रिफ्लेक्ट करके आया, तो उस टाइम से वो एक डिस्टेंस का अंदाजा लगा लेता है कि इतने डिस्टेंस पर एक ऑब्स्टेकल है. So that is nature provided and very, very, mysterious. But that is what, nature has given to the bats. तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे applications of ultrasound. सबसे पहला तो ये bats का लिखो. Bats avoid obstacles. Obstacles मतलब सामने कोई बाधा है, उसे obstacle बोल रहे हैं. Obstacles in their path by producing and hearing. एक तो प्रोड्यूस करता है, फिर सुनता भी है. किसको? रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड को, जो टकरा के वापस आया उसको फिर सुनता है. देन ओनली दे कैन मेक आउट दैट देयर इज एन ऑब्स्टेकल और नॉट. हियरिंग द अल्ट्रासाउंड, दे प्रोड्यूस ultrasound which returns after striking an obstacle in their way. By hearing the reflected sound
दे कैन जज द डायरेक्शन, किस दिशा से ये रिफ्लेक्ट होकर आया वो भी पता कर लेगा. दे कैन जज द डायरेक्शन where the obstacle is in their way, where the obstacle is in their way. दूसरा कितनी दूरी पर है, and from the time interval they can judge the distance of the obstacle. कितनी दूरी पर है. ठीक है, very simple and very interesting as well. All right, फिर अल्ट्रासोनोग्राफी बोल के एक मेडिकल फील्ड में एक प्रोसेस है अल्ट्रासोनोग्राफी, जिससे क्या होता है ह्यूमन ऑर्गन्स के इमेजेस हम कंप्यूटर पे देख सकते हैं. इट इज जनरली यूज्ड टू सी द ग्रोइंग फीटस इन अ वुमन्स वूम. ओके, देयर इज अ प्रेग्नेंट लेडी, उसके वूम में बच्चा, द फीटस कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है. डॉक्टर्स कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, हाथ पैर सारे ऑर्गन्स ठीक से ग्रो कर रहे हैं. तो डॉक्टर्स are able to see the image of the child, of the fetus inside the womb, okay, on their computer screen using this ultrasound. So ये इमेज लाइट से प्रोड्यूस नहीं होता, साउंड से प्रोड्यूस किया जाता है. ये जो इमेज है बच्चे का, फीटस का, in fact it is not only used to obtain the images of the fetus in the womb but of the different organs like liver, gallbladder, uterus. ऐसे मान लो गॉल ब्लैडर के कई स्टोन्स कई बार डिटेक्ट होते हैं ना, कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, कैसे डिटेक्ट हुआ स्टोन, यूजिंग दिस अल्ट्रासाउंड ओनली. ओके, फॉर लिखो इमेजिंग द ह्यूमन ऑर्गन्स, ultrasound is widely used. ये काफी इंपॉर्टेंट यूज है. ये टर्म लिखो अल्ट्रासोनोग्राफी, जो मैंने वर्ड प्रोनाउंस भी किया था अभी थोड़ी देर पहले. अल्ट्रासोनोग्राफी, ग्राफी मींस एक पिक्चर बनेगा अल्ट्रासाउंड से. सो द प्रोसेस इज अल्ट्रासोनोग्राफी इज यूज्ड टू ऑब्टेन द images of patients' organs, जैसे कि हो गया लिवर, कुछ भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर, यूटेरस, ओके, एटसेट्रा. अब सारे ऑर्गन्स का नाम थोड़ी लिखूंगा, फुल स्टॉप. It is used to detect stones, tumors. It helps to detect stones. गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं, इसी से डिटेक्ट होता है. कई बार कहीं पे ट्यूमर है बॉडी में, इसी से डिटेक्ट होता है. ऑलराइट, कोई सिस्ट है, इसी से डिटेक्ट होता है. ना एकोकार्डियोग्राफी, अगर हमें हार्ट का इमेज बनाना है तो वो उस स्पेशल, उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज होता है. ऑब्वियसली दैट इज आल्सो अल्ट्रासोनोग्राफी, बट व्हेन वी आर डूइंग द इमेज ऑफ अ हार्ट देन दैट इज नोन एज एकोकार्डियोग्राफी. हार्ट के लिए एक स्पेशल टर्म है, हालांकि ये भी अल्ट्रासोनोग्राफी ही है. एकोकार्डियोग्राफी is used to obtain the image of the heart. क्लियर, सिंपल. इसका यूज होता है सोनार बोल, सोनार में. सोनार स्टैंड्स फ्रॉम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. इसे सोनोग्राफिक नेविगेशन एंड रेंजिंग भी बोलते हैं. You have two full forms, either of them is true. Sound is basically sonographic, so you can call it sonographic navigation and ranging, या फिर sound navigation and ranging. क्लास 10th कंसाइज में बुक में लिखा हुआ है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और 9th के बुक में, वो भी कंसाइजी का बुक में, लिखा हुआ है सोनोग्राफिक नेविगेशन एंड रेंजिंग. दोनों में से कोई भी लिख सकते हो. मैं लिख देता हूँ 9th के बुक में जो लिखा हुआ है उसे लिखता हूँ, हालांकि 10th के बुक में लिखा हुआ है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. दोनों करेक्ट है. सोनोग्राफिक नेविगेशन, ये फुल फॉर्म इसका पूछता है एग्जाम्स में.
एंड रेंजिंग इस इसमें यूज होता है सोनार में। ये क्या होता है ना, ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम अल्ट्रासाउंड को एमिट करते हैं और फिर वो ऑब्स्टेकल से टकरा के रिफ्लेक्ट करके आएगा। तो कहाँ पर ऑब्स्टेकल है, कितनी दूरी पर है, किस डायरेक्शन में, उसका हम पता कर लेते हैं। तो बेसिकली इट्स एग्जैक्टली द सेम टेक्नोलॉजी विच इज नेचुरली प्रोवाइडेड इन द बैट्स. Now we human beings don't have that inherent, or that nature has not provided us, but we have developed it using machines. We can do this, and this is used very much in the submarines. जो submarines पानी के नीचे चलते हैं, तो वो अल्ट्रासोनिक को ऐसे एमिट करते हैं। सामने अगर कोई एनिमी का सबमरीन है या कोई ग्लेशियर है, तो आगे काफी दूर पर भी है, तो भी ये अल्ट्रासाउंड क्या है ना, ये काफी स्ट्रेट जाता है, डेविएट नहीं करता अपने पाथ से। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करेगा, काफी दूर, काफी काफी दूर एकदम स्ट्रेट जाकर, और वहां रिफ्लेक्ट होके भी वो पूरा स्ट्रेट आएगा। देयर इज अ रिसीवर एंटीना एंड ट्रांसमीटर एंटीना, तो वो उसे एनालाइज करता है कि कितने टाइम के बाद वो रिटर्न आया, एंड इससे वो पता कर लेगा कि कोई ऑब्स्टेकल है तो कितनी दूरी पर है, एंड ऑल दिस थिंग्स। सो इन सोनार क्या करते हैं, टू डिटेक्ट एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर। इसका यूज करते हैं ना फिशरमैन भी आजकल, जो मॉडर्न फिशरमैन है, मछलियां पकड़ने के लिए। Okay, they would send a pulse of ultrasound into water, and if there is a shoal of fish, that gets reflected in their body, and that instant, एकदम instantaneously होता है, बहुत fractions of seconds में, तो उसे समझ में आता है कि इतने डिस्टेंस पर एक मछलियों का ग्रुप जा रहा है, तो उसे वहां पर कैच कर लेते हैं इजीली। तो बहुत जगह इसका यूज है सोनार का। टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड। चलो, ये तीनों पॉइंट्स काफी है। इसके साथ साथ बुक में तुम्हारे और भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि फॉर डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स इन मेटल्स, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड। इसके बाद फॉर क्लीनिंग द माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स सच एज द पार्ट्स ऑफ वॉचेस, छोटे छोटे पार्ट्स घड़ी के, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड। अल्ट्रासाउंड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है ना, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का, उसे जब गिराया जाता है किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स पर, तो वो वाइब्रेट करती है, एंड द डस्ट पार्टिकल्स या द जर्म्स है उसके ऊपर, जो गंदगी है छोटे पार्टिकल्स के ऊपर, वो उससे डिटैच कर देता है। And in this way, we can clean the parts, the small parts of watches and electronic components. So these are the small things written about the uses of ultrasound. But what makes the ultrasound so special? वो क्या properties है ultrasound के, वो एक अलग सा टॉपिक है जो बोर्ड्स में पूछता है। And the next topic that we will be doing, and the last topic of this chapter, after which we will be completing the chapter, is properties of ultrasound. प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासाउंड, क्योंकि अल्ट्रासाउंड का यूज जो इतने जगह पर करते हैं, व्हाट मेक्स देम सो स्पेशल, क्या इनके प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी तो मैंने बोला कि ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है इन अ स्ट्रेट पाथ, अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला था, लिखेंगे उस पॉइंट को। ये क्वालिटी है ना अल्ट्रासाउंड का, द अल्ट्रासाउंड कैन ट्रैवल along a well-defined straight path over long distances. अच्छा, ये बेंड बहुत ही कम करते हैं, अगर करते भी हैं कहीं पे टकरा कर किसी ऑब्स्टेकल से, अगर मान लो इसके कोने इस पे टकराया, अगर नॉर्मल साउंड होगा ना, सपोज दिस इज एन ऑब्स्टेकल, कोई भी ऑब्स्टेकल है, अगर नॉर्मल साउंड है तो इस ऑब्स्टेकल से टकराया इसके एज पर, और ये डाइवर्ट कर जाता है अपने पाथ से, ओके, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड। बट अल्ट्रासाउंड है तो ऐसा नहीं होता, ये जा रहा है, ये एज से टकराया तो बहुत ही कम इसका, ऑलमोस्ट यू सी, थोड़ा सा इसको जाना चाहिए था ऐसा स्ट्रेट, विथ अ वेरी लेस एंगल, इवन लेस देन दिस एक्चुअली, उसमें डिफ्लेक्शन होता है या उसके पाथ से वो डाइवर्ट करता है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि वो स्ट्रेट, एकदम वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकता है, एंड दैट इज अ वेरी बिग एडवांटेज, a very important property of ultrasound. The energy carried by ultrasound is very high. इसी एनर्जी की वजह से वो स्ट्रेट एकदम जा पाता है, इसमें बहुत हाई एनर्जी होता है। द एनर्जी कैरीड
by ultrasound is very high. So these 2 points are very important properties of ultrasound that makes it very useful. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि इन सोनार, ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि पहले तो पूछता है एक्सप्लेन द फुल फॉर्म ऑफ सोनार, इसका फुल फॉर्म पूछता है। अभी अभी हमने पढ़ लिया फुल फॉर्म, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, या फिर सोनोग्राफिक नेविगेशन एंड रेंजिंग। फुल फॉर्म पूछता है, फिर पूछता है विच वेव इज यूज्ड इन सोनार। विच वेव बहुत कॉमन है, विच वेव इज यूज्ड। तो इसका ऑप्शंस भी अगर दिया हुआ है, ऑप्शन ए अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन बी इंफ्रासाउंड, ऑप्शन सी लाइट वेव्स, ऑप्शन डी माइक्रोवेव्स मान लो, तो कौन सा वेव है? अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड। और तीसरा क्वेश्चन इसे पूछता है कि व्हाट मेक्स दैट वेव सो स्पेशल दैट इट इज यूज्ड इन सोनार। मतलब ये जो वेव आपने आंसर किया, द वेव यू हैव आंसर इन पार्ट बी, what makes that wave so special, or what are the proper properties of that wave that makes them so useful in this application। तो तुम्हें ये प्रॉपर्टीज लिखने होते हैं, ये प्रॉपर्टीज क्वेश्चन पूछते हैं। एक, इसमें बहुत एनर्जी होता है, दूसरा ये एकदम वेल डिफाइंड स्ट्रेट पाथ ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकते हैं। with this we have completed this chapter sound. The next chapter we will be beginning is current electricity. Thank you all of you. Study well. God bless you.